राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बायोरास बाय एयूजी। आज हम अपनी एनिमल किंगडम की सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और एस्केलमेंथस और एनालिडा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बायोरास बाय एयूजी। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। हम जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है फाइलम एस्केलमेंथस की। एस्केलमेंथस को हम कॉमनली राउंड वॉर्म्स भी कह देते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि इनको राउंड वॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होती है, इसलिए इनका नाम राउंड वॉर्म्स रखा गया। जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम दिखाऊं, जनरल सा डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पर, देखो ये जो होती है ना, ये ऐसे दिखते हैं। ये एक जनरल डायग्राम है, ठीक है। सारे एस्केलमेंथस ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो इनका जो देखो क्रॉस सेक्शन जो है इनका ये सर्कुलर नहीं है। वहीं अगर हम फ्लैट वॉर्म्स की बात करें वो तो चपटे हुए थे, जैसे किसी ने जूता रख दिया उनके ऊपर या फिर आपने बेलन से उनको पिचका दिया हो। ये इनका जो है ऐसा नहीं है, इनका है बिल्कुल गोल क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर मैं इनको कट करूंगा, अगर मैं एक एस्केलमेंथस को कट करता हूं तो वो मेरे को उसका जो क्रॉस सेक्शन दिखता है वो सर्कुलर दिखता है। इस कारण से, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, राउंड वॉर्म रखा गया है, ठीक है। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको ये बात याद रखनी है कि जो एस्केलमेंथस होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब अपने आप ऐसे ही फ्रीली पड़े हुए हैं। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब पानी में भी मिल सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी मिल सकते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं, मतलब होस्ट के अंदर भी मिल सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स में। अभी हम देखेंगे भी बहुत सारे ऐसे एस्केलमेंथस होते हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं। हम जब पढ़ेंगे ना क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास हेलमिंथिक डिसीजेस करके एक टॉपिक आता है। तो हेलमिंथिक डिसीजेज जो होती हैं वो एस्केलमेंथस द्वारा ही होती है। नाम से समझ में आ रहा है, हेलमिंथिक, एस्केलमेंथिक, हेलमिंथिक डिसीजेज, ठीक है। तो एस्केलमेंथस वहाँ पर कोज करते हैं उन डिसीजेज को। तो वो कैसे कोज कर रहे हैं, क्योंकि वो पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहे हैं, है ना। वो एक होस्ट के अंदर, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि एनिमल्स है। ह्यूमन बींग क्या है, एनिमल ही तो है, कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं, है ना, एनिमल्स ही तो हैं हम। तो वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पैरासिटिक फॉर्म की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसी कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स प्लांट्स के अंदर भी होती हैं। तो आपको ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपके एस्केलमेंथस होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। जो आपके राउंड वॉर्म्स होते हैं इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, हमने ये बात पढ़ी थी। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको एनिमल किंगडम को अच्छे से समझना है तो आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आना चाहिए, जो कि मैंने सबसे पहले बनाई है इस चैप्टर की वीडियो। तो अगर आपको इस चैप्टर को मास्टर करना है तो प्लीज़ आप जाकर वो वीडियो देख के आइए, ठीक है। अब अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो अब आपको इस चीज़ें समझ में आएंगी और आपको ये वीडियो ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम मोस्टली वही चीज़ें रिपीट कर करके पढ़ रहे हैं। हर लेक्चर में हम वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो आना ही आना चाहिए इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ऑर्गन्स तो बन गए, मतलब सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने क्या किया, ऑर्गन बना दिए, लेकिन उन ऑर्गन्स ने आगे जाकर ऑर्गन सिस्टम तो बनाया, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर मिल चुके हैं आपको। समझ रहे हो मैं क्या कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सबसे एडवांस्ड सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सबसे एडवांस्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमारे अंदर मिलता है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि आपके यहाँ से एस्केलमेंथस से शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पर सेल्स ने टिश्यू भी बना दिया, टिश्यू ने ऑर्गन भी बना दिया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम भी बना दिया। इससे पहले तक जब प्लेटीहेलमिन्थस थे वहां पर टिश्यू ने ऑर्गन तो बनाए, पर ऑर्गन सिस्टम लेवल पर नहीं जा पा रहे थे, वो ऑर्गन सिस्टम नहीं बना पा रहे थे, वो ऑर्गन लेवल पर ही स्टक रह गए थे ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब हम एस्केलमेंथस पे आए तो यहाँ पर हमें एक नई चीज देखने को मिली कि यहाँ पर ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम बना दिए, और उन ऑर्गन सिस्टम से आगे जाके ऑर्गेनिज्म तो बना ही दिया, ठीक है। और अब यहां से आप देखोगे एस्केलमेंथस से जितने भी आगे ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और ये सबसे एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे अंदर मिलता है, याद रखना। नेक्स्ट बात आती है, अगर हम सिमिट्री की बात करें, इनमें कैसे सिमिट्री होती है, इनमें बाइलेटरल सिमिट्री आपको देखने को मिलती है। मैंने आपको याद कराया था कि भाई एसिमिट्री में आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है, स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। फिर हमने बात की, अगर हम बात करें आपकी जो आपकी
रेडियल सिमिट्री होती है। रेडियल सिमिट्री जो होती है किन में मिलती है, उसके आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखना है। कौन कौन से? एक तो आपका टीनोफोरा, एक आपका नाइडेरिया या आप जिसको सिलेंट्रेटा कह देते हो, और आपके एडल्ट एकाइनोडर्म्स। 3 एग्जाम्पल है। इन्हीं 3 एग्जाम्पल्स में आपको क्या मिलेगी, रेडियल सिमिट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा जितने भी हैं 4 कौन कौन से हो गए, स्पॉन्जेस में आपको मिल जाएगी एसिमिट्री, 3 आपके वो हो गए रेडियल सिमिट्री वाले, टीनोफोरा, नाइडेरिया और आपका जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स हैं। इनको छोड़कर जितने भी हैं सब में बायलेटरल सिमिट्री डाल दो, सब में बायलेटरल सिमिट्री डाल दो। तो ये भी बचे हुए में से आता है, तो इसमें भी बायलेटरल सिमिट्री डाल दो, तो इनमें भी आपको बायलेटरल सिमिट्री देखने को मिलती है। इनको भी आप सिर्फ 2 ही इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, एक प्लेन ऑफ सिमिट्री को पास करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनमें कितनी जर्म लेयर्स मिलती हैं, इनमें 3 मिलती हैं। देखो अब तो 3 ही मिलेंगी, है ना। डिप्लोब्लास्टिक जो आपके पास थी नेचर, जो आपके पास 2 जर्म लेयर्स थी, वो कहाँ तक मिलती थी, आपके टीनोफोरा तक मिलती थी। टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस से आपके पास 3 जर्म लेयर्स मिलनी शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर भी 3 ही मिलेंगी। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने भी हैं उन सब में आपको 3 मिलेंगे। तो ये तो बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो रट लो कि यहाँ पर भी आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर देखने को मिलेगी इनकी। यहाँ पर भी आपको 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती है। मैंने बताया था जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती है, 3, आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, है ना। जर्म लेयर्स होती हैं आपकी। इन्हीं से आगे जाके जो आपके एनिमल्स होते हैं उनमें ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, है ना, इन्हीं में आगे जाकर बनते हैं। जैसे हमारे अंदर भी इन्हीं में जो हमारे अंदर जर्म लेयर्स होती हैं एम्ब्रियो के अंदर, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस के अंदर जो एम्ब्रियो के अंदर जर्म लेयर्स होती है, उन्हीं से जाकर आगे जाकर उसमें ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं, जर्म लेयर से डेवलप होते हैं। हम देखेंगे टिश्यूज कौन कौन से किस जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, तो ये चीज़ हम देखेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो याद रखना अभी के लिए इनमें 3 जर्म लेयर्स मिलती हैं, और यहाँ पर याद रखना सूडोसिलोम मिलती है। अब सिलोम मैंने बताया था क्या होती है। सिलोम एक बॉडी कैविटी होती है, एक कैविटी होती है जो कि दोनों तरफ से मेसोडर्म से कवर्ड हो। ये हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कवर किया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास जो 3 जर्म लेयर्स थी वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से मिलनी शुरू हुई, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने देखा था वहां पर वो एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट होते हैं यानी वहां पर क्या होता है, जो आपकी मेसोडर्म होती है वो पूरी जगह में भरी पड़ी होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जितनी भी स्पेस है वो सारी स्पेस को किसमें अपने अंदर जगा हुआ होता है, जो आपकी मेसोडर्म होती है। मेसोडर्म सारी स्पेस को जकड़े हुए होती है, सारी स्पेस को घेरे हुए होती है, तो वहां पर सिलोम बन ही नहीं पाती, वो एसिलोमेट रह जाते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे आपके एस्केलमिन्थेस की, तो यहाँ पर जो होती है सूडोसिलोम मिलती है। सूडोसिलोम का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या होती है, झूठी सिलोम होती है। सूडो मीन्स फॉल्स, सिलोम यानी बॉडी कैविटी, झूठी सिलोम होती है। मतलब बॉडी कैविटी तो है पर वो झूठी है, वो सच्ची नहीं है, वो ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉडी कैविटी तो है, बीच बीच में जगह तो है, ऐसा नहीं कि सारी जगह मेसोडर्म ने घेर ली, पर वहां पर क्या है, मेसोडर्म उसको लाइन नहीं कर रही है। सिलोम की डेफिनेशन, ट्रू सिलोम की डेफिनेशन यही होती है कि वो बॉडी कैविटी जो दोनों तरफ से सिलोम से जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड हो। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों तरफ मेसोडर्म मिलती नहीं उसके, बल्कि मेसोडर्म तो पाउचेस की फॉर्म में पड़ी होती है, जो कि मैंने डायग्राम दिखाया भी था आपको। इस तरह से आपकी बाहर आपकी एक्टोडर्म पड़ी है, ठीक है, आपकी अंदर को एंडोडर्म पड़ी है, और ये आपकी क्या पड़े, मेसोडर्म जो है वो पाउचेस में पड़े हुए हैं। ये हमने बात पढ़ी थी, है ना। वो इस तरह से इसको लाइन नहीं कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसलिए जो ये सिलोम है, जो बॉडी कैविटी दिख रही है जगह, ये जगह जो मैं ऐसे लाइनों से दिखा रहा हूँ ना, ये बॉडी कैविटी है। ये जो बॉडी कैविटी दिख रही है ट्रू सिलोम नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से ये मेसोडर्म से कवर्ड नहीं है, ये झूठी सिलोम है। इसलिए इन एनिमल्स को हम सूडोसिलोमेट एनिमल्स कहेंगे, क्योंकि इनके पास सूडोसिलोम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनमें कैसी एलिमेंट्री कैनाल मिलती है। इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कंप्लीट है ना। आपके जो इनकम्प्लीट था वो कहाँ तक था, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक इनकम्प्लीट था। इसके बाद जितने भी आपके उन सबके पास कंप्लीट ही होगा, याद रखना, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, 2 ओपनिंग्स होती हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स होती हैं। जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, ठीक है। ऐसे याद रखना, एक आपके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक इनकम्प्लीट होता है। जो कंप्लीट वाला होता है ना, वो एडवांस्ड होता है, नाम से समझ में आ रहा है, कंप्लीट है यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सब है इसमें, ठीक है। तो इसमें 2 ओपनिंग्स मिलती हैं आपको। वहीं जो इनकम्प्लीट है, नाम से समझ में आ रहा है, पूरा नहीं हुआ, वो पूरा बन ही नहीं पाया वो, तो उसमें एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है। तो कंप्लीट वाले में 2 ओपनिंग्स होती हैं आपके पास, जिनमें से एक ओपनिंग को हम माउथ कह देते हैं और दूसरे को हम एनस कह देते हैं। देखो, माउथ, एनस। माउथ से खाना अंदर जाता है, एनस से बाहर निकलता है इन दी फॉर्म ऑफ फीसेस या एक्सक्रीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ कि एक्सक्रीटा तो नहीं कहेंगे, हम ईजेशन कह देते हैं। एक्सक्रीशन अलग होती है ईजेशन से, हम वो डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि ईजेशन और एक्सक्रीशन में क्या अंतर होता है।
ठीक है। तो यानी आपका जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसको आप ट्यूब विद इन ट्यूब भी बोलते हो, क्योंकि एक तो आपका जो एनिमल है वो एक ट्यूब हो गई और दूसरी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब हो गई। तो एक तो बॉडी ट्यूब हो गई और दूसरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब हो गई पूरी की पूरी। तो ट्यूब विद इन ट्यूब, तो इसी को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हम क्या बोल देते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी कह देते हैं। ठीक है, प्लान में आपकी ई नहीं है, यहाँ पर स्पेलिंग इशू हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। याद रखना आपको, ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपके एस्केलमिंथेस होते हैं इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेरिंग्स, आपको ये बात याद रखनी है कि मस्कुलर फेरिंग्स किन के पास होता है, नॉन कॉर्डेट्स में या एस्केलमिंथेस के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है वो रिमूव करती है वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। हालांकि एस्केलमिंथेस जो होते हैं, जो राउंड वॉर्म होते हैं, इनमें हम रेनेट सेल पढ़ते हैं करके, यहाँ पर आपको नहीं दे रखा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है, एक्सक्रीटरी ट्यूब करके एनसीईआरटी दे रखी है, एनसीईआरटी दे रही है आपको। ठीक है, तो आप इसको एक्सक्रीटरी ट्यूब करके इस लाइन को एज इट इज रट लो, क्योंकि वैसे तो रेनेट सेल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके जो एनसीईआरटी वो सिर्फ एक्सक्रीटरी ट्यूब करके नाम दे दिया ऐसे, तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो यहाँ पर क्या करती है, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है, बॉडी कैविटी से वेस्ट को रिमूव करती है। और किसके थ्रू रिमूव करती है, एक्सक्रीटरी पोर होता है उसके थ्रू यहाँ पर रिमूव करती है। ठीक है, यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट हुए, मैंने बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, एस्केलमिंथेस वो पहला फाइलम है जहाँ से आपका सेक्सेस सेपरेट होने शुरू होंगे, जहाँ से आपका डायोसी आनी शुरू होगी। इससे पहले जितने भी थे वो आपके साथ, आपके पास मोनेशियस थे। ठीक है, इससे पहले याद रखना, एस्केलमिंथेस से पहले जितने भी होते हैं वो सारे मोनेशियस होंगे, उनमें सारों में जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं होंगे। सेक्सेस जो सेपरेट होने शुरू होते हैं वो एस्केलमिंथेस से शुरू होते हैं। तो इनके बाद जो आप पढ़ोगे यहाँ पर आप देखोगे डायोशियस नेचर आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे, कैसे हम याद रखेंगे कि एस्केलमिंथेस में सेक्सेस सेपरेट है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है मेल और फीमेल का अलग अलग से। डायोशियस नेचर क्या होती है कि आपका मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है ना। यहाँ पर क्या है, दोनों गैमीट्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जिनमें फीमेल गैमीट्स बनते हैं, ओवम बनते हैं, और मेल गैमीट्स जो हैं, स्पर्म्स जो हैं वो मेल में बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा मेल और फीमेल का फीचर भी याद रखना है कि यहाँ पर इन दोनों में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक और बात देखो, जब आपका जो मेल है और जो फीमेल है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से देखने पर उनके जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये टर्म ना आपको एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है, लेकिन पूछी जाती है, क्योंकि 3 टर्म्स होती हैं, मेटास्टासिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस। मेटाजेनेसिस हमने पढ़ लिया, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटामॉर्फोसिस अब हम पढ़ रहे हैं, और मेटास्टेसिस हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जो कि कैंसर सेल्स करते हैं, है ना। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कैंसर सेल्स उगे तो वो क्या करते हैं, टूट टूट के पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। आपने देखा होगा कैंसर फैल जाता है, तो वो क्या करता है, वो मेटास्टेसिस करता है। यहाँ पर हम एक पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस, नाम समझ में आता है, मॉर्फोसिस यानी मॉर्फोलॉजी। जब मेल और फीमेल बाहर से देखने पर उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका एस्केलमिंथेस है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखो मेल और फीमेल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलते हैं, आप बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सकते हो देख के कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। यहाँ पर जो फीमेल होती हैं वो मेल से लंबी होती हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख लो, उल्टा होता है। जनरली ह्यूमंस में क्या होता है, जो मेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं फीमेल से, लेकिन एस्केलमिंथेस में उल्टा होता है, जो फीमेल होती है वो लंबी होती है मेल से। ये बात आप ऐसे याद रख लो कि भाई ज़्यादातर ना, अगर आप एनिमल्स की बात करो, ह्यूमंस को छोड़ के आप बाकी एनिमल्स की बात करो, तो वहाँ पर फीमेल डोमिनेटिंग होती है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, ये बात याद रख लो। ठीक है, मेल्स में ही होता है कि मेल ह्यूमंस में ही होता है कि वो मेल जो है वो अपनी चला सकते हैं, लेकिन बाकी एनिमल्स में जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं मेल्स पे। तो इस कारण से आप ऐसे याद रख लो कि भाई यहाँ पर जो फीमेल होती हैं वो लंबी होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। अगर लेंथ में बात करो, देखो ये मेल है, ये फीमेल है, मेल सिर्फ इतना सा है और फीमेल कितनी लंबी है कि ये फोल्ड ही हो जा रही है ना, उसकी पूरी लेंथ ही नहीं आ रही है, वो फोल्ड ही हो जा रही है, इतनी लंबी है।
ठीक है। अच्छा, एक और फीचर होता है इसका कि जो मेल होता है ना, उसमें जो लास्ट में जाकर ये जो ट्यूब होती है, ये एक एंड पर जो उसकी ट्यूब तो नहीं कहेंगे, टेल होती है, वो कर्व हो जाती है, वो हुक बना लेती है। लास्ट में जाकर जो इसकी टेल है वो इस तरह से हुक बना लेती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो स्ट्रेट है। ये तो फोल्ड हो गया ना, लंबा था तो जैसे रिबन फोल्ड हो जाता है तो ऐसे फोल्ड हो गया, पर ऐसा नहीं है कि इसकी कोइल्ड है। इसकी अगर मैं इसको सीधा करूंगा ना तो सीधा होके ये ऐसे दिखेगा, ये लंबा सा होगा फीमेल, और इसकी बिल्कुल सीधी होगी टेल, कर्व नहीं होगी। लेकिन इसकी जो टेल होती है वो घूमी हुई होती है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि जो मेल होता है उसकी जो टेल होती है यहाँ पर वो घूमी हुई होती है, उसमें कर्व आपको देखने को मिलता है, हुक देखने को मिलता है। और इसी हुक पे यहाँ पर क्या होते हैं, है ना, ये जो टेल आपको दिख रही है ना एंड पे, यहाँ पर आपको इस तरह से दो पीनियल सीटा देखने को मिलते हैं। इनका पीनियल स्पिक्यूल भी कह सकते हो। ठीक है, इस तरह के आपको दो पीनियल स्पिक्यूल या पीनियल सीटा भी बोलते हो आप इसको, देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दो बातें ही हैं मेन तो, कि इनमें कर्व्ड या हुक्ड टेल होती है, इनमें स्ट्रेट टेल होती है, फीमेल्स मेल से लंबी होती हैं। और तीसरा, वैसे तो इतना कोई डिफरेंस है नहीं, मेल के पास यहाँ पर दो पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं टेल पे। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। दो मेन डिफरेंसेस हैं, एक तो लंबाई वाला और दूसरा टेल वाला, कि टेल किसकी हुक्ड है और किसकी स्ट्रेट है। अगर हम बात करें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की, देखो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में देखने को मिलती है, जो कंप्लीटली मेराइन हो गए हैं, है ना, जो सिर्फ समुद्र में मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारी अपनी लज्जा छोड़ दी है, अब वो सिर्फ समुद्र में मिल रहे हैं, और अब वो पूरी तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंसान जा ही नहीं पा रहे, तो उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। ठीक है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन जो कंप्लीटली मेराइन नहीं है, कंप्लीटली मेराइन कौन कौन से हैं, तीन हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, एक तो हमारे इकाइनोडर्म्स, एक हमारे टीनोफोरा और एक हमारे हेमिकॉर्डेटा। तीन है, इनमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, बाकी सब में इंटरनल होगी, मोस्टली बाकी सब में आपको इंटरनली देखने को मिलेगी। तो इनमें भी आपको फैसी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी इंटरनल। ठीक है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट हो भी सकती है, इनडायरेक्ट हो भी सकती है। अच्छा, डायरेक्ट कब होती है, जब यंग वन डायरेक्टली आ जाता है, लार्वा नहीं बन रहा बीच में, है ना, जो आपका मेल है उसने डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग बना दिया, बीच में लार्वा स्टेज नहीं आ रही, तो वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, जो कि हमारा होता है। इनडायरेक्ट कब होता है, जब बीच में लार्वल डेवलपमेंट होती है, लार्वा बनता है ना। तो अभी तक हमने देखा था डेवलपमेंट जो हो रही थी वो इनडायरेक्ट हो रही थी। यहाँ पर देखो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है ना। यहाँ पर जो यंग वन है वो आपका डायरेक्टली भी आ सकता है बिना लार्वा की फॉर्मेशन के, और वो यहाँ पर लार्वा की फॉर्मेशन हो भी सकती है। तो यहाँ पर जो यंग वंस होते हैं वो अडल्ट को रिजेंबल भी करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट में, जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में। इनडायरेक्ट में तो लार्वा बन जाएगा तो वो रिजेंबल नहीं करेगा इतना, लेकिन जब डायरेक्ट डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो यंग वन है वो आपके एडल्ट को रिजेंबल भी करेंगे, क्योंकि इतने में कोई लार्वा बन नहीं रहा, है ना। जैसे हमारे अंदर होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट में, बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स से थोड़ा रिजेंबल तो करता है ना, इंसान तो लगता ही है ना वो, या कुछ और ही प्राणी लगता है, इंसान ही लगता है ना वो, तो वैसे ही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो यंग वन होता है वो एडल्ट के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है, वो भी एस्केलमिंथिस जैसा, वोम जैसा ही दिखेगा, कीड़े जैसा ही दिखेगा। ठीक है, वही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में तो लार्वा बन जाएगा जो कि रिजेंबल नहीं करेगा इतना। ठीक है, अगर हम बात करें, इसमें आपको तीन एग्जांपल्स याद रखने हैं और फिर आपके एस्केलमिंथिस खत्म हो जाएगा। तो तीन एग्जांपल कौन कौन से, एक तो एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड इसका एग्जांपल होता है, इसको आप कॉमन राउंड वॉर्म भी कहते हो। ठीक है, जो आपका एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड होता है इसको आप कॉमन राउंड वॉर्म भी कहते हो। और आपका जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड होता है, इट इज अ स्पीशीज ऑफ एस्कैरिस। ये क्या करता है, ये एस्कैरियोसिस कॉज करता है, ये बीमारी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होते हैं, जो आपकी राउंड वॉर्म्स है ना, एस्केलमिंथिस हैं। मैं हेलमिंथिक डिसीजेस की बात कर रहा था, हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिसीज में, ये मैंने उस लाइन को अच्छे से समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखी है। तो जो आपका एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड, वो आपका एस्कैरियोसिस कॉज करता है। ये क्या करता है, व्हाइट कलर के कीड़े कीड़े से होते हैं। बीच में आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी कि वो पेट से नूडल्स निकाल रहे हैं, वो नूडल्स नहीं थे, वो वॉर्म्स थे, वो एस्केलमिंथिस थे आपके, और उसमें भी वो एस्कैरिस थे आपके। तो एस्कैरिस जो होते हैं वो इस तरह से आपकी इंटेस्टाइन में जाकर भर जाते हैं, उसको ना ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल सफोकेट कर देते हैं। तो ये बात हम पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, एक होते हैं आपके वुचरेरिया। ठीक है, इसमें तीन आपके होते हैं, इसमें आगे स्पीशीज होती हैं वुचरेरिया। ठीक है, आपके वुचरेरिया होते हैं, है ना, वुचरेरिया। ठीक है, वुचरेरिया, इन्हीं को आप बोलते हो फिलेरियल वॉर्म।
ठीक है। जो आपके वुचरेरिया होते हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, फिलेरियल वोम। ठीक है, ये क्या कोज करते हैं, फिलेरियसिस कोज करते हैं। इसी को आप एलिफेंट फुट देख कहते हो। आपने देखा होगा ना हाथी पाँव, इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पैर इतना छोटा सा और पैर इतना बड़ा फूल गया, दूसरा पैर नॉर्मल है। इसको बोलते हैं हाथी पाँव, एलिफेंट फुट। इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो लिम्फेटिक आपकी वेसल्स होती हैं ना वो ब्लॉक हो जाती हैं यहाँ पर, ये ब्लॉक कर देता है। तो एक ही जगह पर जो जैसे आपकी लिम्फेटिक वेन है यहाँ पर ये ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पर सारा लिम्फ भर गया तो ये फूल जाती हैं। लिम्फ के भरने से यहाँ पर, क्योंकि आगे जा नहीं रहा, लिम्फ ब्लॉक हो गया ना रास्ता, तो लिम्फ आगे जा नहीं पा रहा लिम्फेटिक वेसल में, तो वो इस तरह से वो भरता रहता है एक ही जगह पर, तो ये फूल जाती है लिम्फेटिक वेसल्स, तो वो टांग भी फूल जाती है फिर। तो इसी को हम एलिफेंट फुट बोलते हैं, फिलेरियसिस। अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिसीज, पूरा चैप्टर इसी पे है। ठीक है, तो मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एंसाइलोस्टोमा होते हैं, हुकवॉर्म, इनमें हुक्स लगे होते हैं। ठीक है, याद रखना, एंसाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म, 3 नाम आपको याद रखने हैं, एस्कैरिस, वुचरेरिया, एंसाइलोस्टोमा। एस्कैरिस, वुचरेरिया, एंसाइलोस्टोमा। एस्कैरिस को कॉमन राउंड वॉर्म कहते हैं, वुचरेरिया को फ्लैरियल वॉर्म कहते हैं, और एंसाइलोस्टोमा को हुकवॉर्म कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका एस्केलमेंथिस खत्म हो गया, राउंड वॉर्म खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एनालिडा। एनालिडा की जब हम बात करते हैं, देखो एनालिडा जो वर्ड है ये जो है लैटिन वर्ड एन्युलस से आया है। एनालिडा जो है ये लैटिन वर्ड एन्युलस से आया है। एन्युलस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग, छोटी सी अंगूठी। तो इनमें क्या होता है, बेसिकली इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है ये बता रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, छोटी छोटी ऐसी अंगूठियां सी बनी होती है, छोटी छोटी रिंग्स बनी हुई है। मैंने डायग्राम लाया ना, देखो आपने कभी अर्थवॉर्म देखी है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में देखना ध्यान से, उसमें ऐसी ऐसी रिंग्स सी होती हैं बनी हुई, छोटी छोटी सी। अर्थवॉर्म एनालिडा का ही मेंबर है। ठीक है, तो क्योंकि इनमें इस तरह से छोटी छोटी सी रिंग होती है ना, और रिंग को लैटिन में एन्युलस बोलते हैं, तो इस कारण से इनका नाम एनालिडा रखा गया है। ठीक है, मैं पिक्चर लाया भी, देखो छोटी छोटी सी रिंग्स होती हैं, लिटिल रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो याद रखना ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी मिल सकते हैं, जिनमें ही समुद्र में मिल सकता है, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली समुद्र में कौन मिलेंगे, आपके टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और आपका हेमिकॉर्डेटा। इनके अलावा जो आपके एक्वेटिक मिलेंगे ना वो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मेराइन में भी मिलेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनमें भी कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं, याद रखना। जैसे हम पढ़ेंगे ब्लड सीकिंग लीच, आपने पढ़ा होगा ना, जोंक लीच खून चूस देती है। हालांकि उसका आपका मेडिसिनल पर्पस भी आता है कि जैसे आपका ब्लड की प्योरिफिकेशन में भी लीच को यूज़ किया जाता है, बट वैसे वो आपकी एक एक्टोपैरासाइट की तरह काम कर रही है ना, बॉडी के बाहर चिमड़ कर वो बैठी हुई है और वो ब्लड सक कर रही है होस्ट से, ह्यूमन से। तो याद रखना कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी होती हैं और कुछ फ्री लिविंग भी है, जो पैरासिटिक नहीं अपनी मौज में रह रही है ना, किसी होस्ट पे डिपेंड नहीं कर रही है अपने खाने खुने के लिए, खुद अपना खाना ले रही है हंट कर करके, वो होती है आपकी फ्री लिविंग। ठीक है, दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री। मैंने क्या बताया, 3 एग्जाम्पल है आपके किसके, रेडियल सिमेट्री के, एक एग्जाम्पल है एसिमेट्री का, बाकी सारे एग्जाम्पल बायलेटरल के, सोचना ही नहीं है। ठीक है, आपका ऑर्गन सिस्टम आपका एस्केलमेंथिस से शुरू हो चुका है, उसके बाद जितने भी आपने पढ़ने सब में ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिंथिस से ट्रिप्लोब्लास्टी शुरू हो चुकी है, उसके बाद सब में ट्रिप्लोब्लास्टी आपको देखने को मिलेंगी, 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलेंगी, सोचना ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो इनमें अलग होती है कि एस्केलमेंथिस में अभी तक आपकी ट्रू सिलोम नहीं आई थी, सूडो सिलोम मिल रही थी, झूठी सिलोम मिल रही थी। पहली बार एनालिडा के अंदर ट्रू सिलोम आई है, दे आर सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर ट्रू सिलोम आई है, मतलब यहाँ पर आपके पास जैसे आपकी एक्टोडर्म है, आपकी एंडोडर्म है, यहाँ पर आपकी बॉडी कैविटी मिलेगी, और न केवल बॉडी कैविटी मिलेगी, ये बॉडी कैविटी दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से, दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होगी। ये भी मीजोडर्म है और अंदर वाली भी मीजोडर्म है, तो ये बॉडी कैविटी दोनों तरफ से, बाहर से भी और अंदर से भी मीजोडर्म से लाइंड है। तो ये ट्रू सिलोम है, ये बॉडी कैविटी ट्रू सिलोम है, इस कारण से इनको हम यूसिलोमेट या फिर सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, और उसमें भी इनमें आपको एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों देखने को मिलेगी।
हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 पढ़े थे एग्जाम्पल मेटामेरिक सेगमेंटेशन के, जिनमें आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। कौन कौन से थे वो? एक तो था हमारा एनालिडा, एक था हमारा कोडेटा और एक था हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो था वो एक्सटर्नल था, है ना। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सेगमेंटेशन था वो एक्सटर्नल था, वहां पर जो मेटामेरिज्म था वो एक्सटर्नल था। जो ह्यूमंस हैं, जो कोडेटा है, उनके अंदर कैसा था? इंटरनल था। और जो आपके अर्थवॉर्म्स हैं, जो आपके एनालिडा है, अर्थवॉर्म का एग्जांपल लेके पढ़ाया था ना एनसीईआरटी ने, तो वहां पर उनमें क्या होता है? एनालिडा में, अर्थवॉर्म में आपको बाहर और अंदर दोनों में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मतलब बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में बटी हुई है। सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? मेटामेरिज्म का क्या मतलब है? कि जो आपकी बॉडी है उसके विभाजन हो रखे, अलग अलग उसमें सेगमेंट्स बने हुए, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या इसी को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। इस फिनोमिनन को बोलते हैं मेटामेरिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में बटी हुई होती है, तो उसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन या उस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और ऐसे 3 ही ऑर्गेनिजम्स हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा। और एनालिडा के अंदर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। कोडेटा के अंदर सिर्फ इंटरनल मिलती है और आर्थ्रोपोडा के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। इनका जो बॉडी सरफेस होता है, इट इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामेयर्स। वही तो मैंने बताया, हेंस द फाइलम नेम्ड एनालिडा, कि इनकी जो बॉडी है वो बाहर से वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड है इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंट्स में बटी हुई है। इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? क्योंकि मेटामेरिज्म है फिनोमिना, तो इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? मेटामेयर्स। फिनोमिना के नाम पे, मेटामेरिज्म के नाम पे इनका नाम मेटामेयर्स आ गया। हैंस वो क्योंकि रिंग, वो सेगमेंट्स में बटी हुई है और वो सेगमेंट्स क्योंकि रिंग की तरह दिखते हैं। देखो ये बॉडी है, ये बाहर से सेगमेंट्स में बटी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। तो बेसिकली ये जो बॉडी, ये जो रिंग्स आपको दिख रही है ना, ये सेगमेंट्स हैं, ये इनकी सेगमेंट्स है। जैसे ये पूरी बॉडी है, इस तरह से सेगमेंट्स में बटी हुई है, ये सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और क्योंकि हर एक सेगमेंट छोटी छोटी रिंग की तरह दिखता है, इसलिए क्योंकि एन्युलस रिंग का नाम होता है लैटिन में, तो इस कारण से इनका नाम एनालिडा रखा गया। समझे? इनकी बॉडी बाहर से सेगमेंट्स में या मेटामेयर्स में बटी हुई होती है, और क्योंकि ये सेगमेंट्स छोटी छोटी रिंग की तरह दिखते हैं और लैटिन में छोटी रिंग के लिए एन्युलस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इनका, इस फाइलम का नाम एनालिडा रखा गया, ठीक है। इनके पास आपको याद रखना है, इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स दोनों होती हैं फॉर लोकोमोशन। ये इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो इसको आप ऐसे याद रखो, अंदर जो होती हैं, अंदर की तरफ आपकी लॉन्गिट्यूडिनल पड़ी होती है और बाहर की तरफ आपकी सर्कुलर पड़ी होती है। इसको याद करने का ट्रिक मेरी टीचर ने समझाया था हमें, कि आप ऐसे समझो, मान लो आपके पास लकड़ियों का एक बंडल है ना, ये लकड़ियाँ हैं, लंबी लंबी लकड़ियाँ हैं। आपने क्या किया? रिबन लिया या कोई भी रस्सी ली और इससे इसको बांध दिया। तो ऐसे सोचो, तो एनालिडा में भी ऐसी होता है। अंदर अंदर जो है आपके पास, आपको कैसी मिलती है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स मिलती हैं, और बाहर की तरफ आपको कैसी मसल्स मिलती हैं? सर्कुलर मसल्स मिलती हैं। तो याद रखना, इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स दोनों होती हैं, और इन मसल्स का क्या काम होता है? इनको ये लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, खिसड़ खिसड़ के चलते हैं, क्योंकि इनके पास छोटी छोटी रिंग्स हैं, इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स हैं। इनके पास ऑल्सो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनालिड जैसे कि निरीस, इनके पास जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, इनका नाम होता है पैरापोडिया, और ये इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। देखो इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक निरीस। निरीस जो होता है ये एक्वेटिक फॉर्म होता है, पानी में मिलता है, ठीक है। मैं डायग्राम लाया भी हूँ, देखो इसमें ना आपको इस तरह से लेटरल अपेंडेजेस, साइड लेटरल यानी साइडवेज, आपको साइडवेज अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं, इस तरह से दिख रहे हो, ये देख रहे हो। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पैरापोडिया। इनको क्या बोलते हैं? जो आपको लेटरल अपेंडेजेस, जैसे हमारे पास हाथ होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? पैरापोडिया होते हैं। लेकिन इन पैरापोडिया का काम क्या होता है? इन पैरापोडिया का काम होता है, इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं ये। तो लेटरल अपेंडेजेस यानी साइडवेज अपेंडेजेस होते हैं इनके पास, है ना, जो साइड में से ऐसे निकले हुए होते हैं। और एक इनमें हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक एनालिड्स निरीज में हम बात कर रहे हैं, इन लेटरल अपेंडेजेस का नाम होता है पैरापोडिया, पैरापोडिया। और ये इनको क्या करते हैं? स्विमिंग में, तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
देन इनमें क्या होता है, जो आपके एनालिडा होते हैं इनके पास क्या होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। याद रखना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कुछ ही एग्जांपल्स पढ़े थे, एक तो एनालिडा, दूसरा आपका कोर्डेटा और तीसरा आपका, ठीक है, आपने दो एग्जांपल्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था तीसरा हमारा होता है हमारा जो मोलस्का का एक मेंबर होता है ना, जो आपके सिफेलोपोड्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना सिफेलोपोड्स, जिसमें आपके ऑक्टोपस वगैरह आते हैं, तो हमने ऐसे करके पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। आप ये सोचो एनालिडा से पहले भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एक तरह से, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सच आया नहीं है, इससे पहले आपका एस्केलमेंथिस आया जिससे ऑर्गन सिस्टम आने शुरू हुए हैं, तो ऐसा हमने बात की नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें ना एनालिडा के बाद वालों की, जैसे एनालिडा के बाद आता है आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मोलस्का में भी मोस्टली मोलस्का में जो होते हैं आपके पास ओपन ही होता है, आर्थ्रोपोडा में भी ओपन ही होता है ना। आपके जो इकाइनोडर्म्स हैं उनमें भी ओपन ही होता है, जो आपके हेमिकोडेटा होते हैं इनमें भी ओपन होता है, फिर कोडेटा में जाकर क्लोज जाता है। मतलब आपका जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि हम कोडेटा के मेंबर हैं, वो एक एडवांस्ड फीचर है। लेकिन एनालिड्स में वो पहले ही आ चुके हैं। एनालिड्स कितनी पहले आ रहे हैं, इतनी भी बाद में नहीं आता है, ये इवोल्यूशन में पहले ही आ रहा है। लेकिन ये देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लेके बैठा है, छक्का मार दिया इसने। तो याद रखना आपको कि जो आपके एनालिड्स होते हैं इन्होंने एक सिक्सर मारा है। सिक्सर क्या है कि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि इनके कई फाइलम इनके जो बाद में आते हैं उनमें भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनमें प्रेजेंट है, और ये एडवांस फीचर है जो इनके अंदर प्रेजेंट है। तो हमने इसको ऐसे याद किया था ACC, एनालिडा, कोडेटा, सिफेलोपोडा, इनके अंदर आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट आता है आपके नेफ्रीडिया, इनमें जो आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, उनका नाम होता है नेफ्रीडिया। इसको आप ऐसे याद रख लो। एनालिडा में क्या आता है, ने, है ना, एनालिडा में क्या आ रहा है, NE आ रहा है ना, एनालिडा में क्या आ रहा है, NE से आ जाएगा नेफ्रीडिया, NE से क्या आ जाएगा, नेफ्रीडिया, NE से आ जाएगा नेफ्रीडिया। तो एनालिडा में आपको याद रखना है जो आपके नेफ्रीडिया होते हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सिंगुलर इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियम, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें जो इनमें, ठीक है, जो इनमें आपके पास न्यूरल सिस्टम होता है, जो इनके पास नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। देखो नर्वस सिस्टम जो होता है वो इस तरह से होता है, इनके पास क्या होता है, इस तरह से आपके पास इस तरह से होते हैं। देखो ये होता है आपके पास, दिख रहा है, लैडर लाइक होता है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर लाइक होता है, जिसमें इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, मैं आपका डायग्राम भी लाया हूँ, देखो लैडर लाइक है, इस तरह से देख रहे हो, लैडर लाइक है ऊपर से देखने पर, लैडर लाइक होता है। जहां पर क्या होता है आपके पास इस तरह से एक डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है, इसको क्या बोलेंगे, जो ये पूरी की पूरी जो डबल है इस पूरी को क्या बोलेंगे, नर्व कोड, ठीक है। जैसे हमारे पास स्पाइनल कोड होती है, इनके पास क्या होती है, नर्व कोड। जैसे हमारे पास स्पाइनल कोड होती है, इनके पास नर्व कोड होती है, और ये कैसी है, डबल, क्योंकि लैडर लाइक सिस्टम है, तो लैडर में जैसे दो सीढ़ियाँ होती है ना इस तरह से, वैसे होती हैं। तो इस पूरी को क्या बोलते हैं, जो डबल वेंट्रल नर्व कोड है, इसको क्या बोलते हैं, नर्व कोड। जैसे हमारे पास स्पाइनल कोड होती है, इनके पास नर्व कोड होती है, और इन नर्व कोड से क्या होता है याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास इस तरह से, यहाँ से आपके यहाँ से छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, और इनमें बीच बीच में यहाँ पर गैंग्लियन मिलते हैं, जो आपके मैंने बड़े बड़े गोल गोल दिखाए हैं, गैंग्लिया हैं आपके, ये क्या आपके गैंग्लिया, ठीक है, ये क्या आपके गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया क्या होते हैं ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, गैंग्लिया की डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ब्रेन होता है, पर वो हमारी तरह विकसित नहीं होता। यहाँ पर ब्रेन किसको कहते हैं, एक पेयर ऑफ गैंग्लिया पड़ा होता है इस तरह से, उसको बोलते हैं यहाँ पर ब्रेन, ठीक है। तो जैसे आपके पास, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, जैसे इनके पास क्या है, इस तरह से आपके पास फेरिंग्स हैं, बक्कल कैविटी है ना, ये आप कह सकते हो, इस तरह से आपके पास फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, ठीक है, ये आपके पास ईसोफेगस आ गया, ये आपके पास फेरिंग्स आ गया, ये आपके पास ईसोफेगस आ गया, ठीक है। ईसोफेगस के ऊपर आपके पास, यहाँ पर आपके पास दो गैंग्लिया मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो गैंग्लिया मिलते हैं आपके ईसोफेगस के ऊपर, ठीक है। इनको आप, यहाँ पर जो पेयर ऑफ गैंग्लिया मिलता है इसी को आप ब्रेन कह देते हो यहाँ पर, ठीक है। इसी को आप सेरिब्रल गैंग्लिया भी कह देते हो, क्योंकि ये आपका सेरिब्रम क्या होता है, ब्रेन में होता है ना हमारे, तो इन्हीं को हम, क्योंकि ये ब्रेन की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ गैंग्लिया पड़ा होता है। दोबारा समझो, ये डायग्राम देखो, ये आपका एनालिडा है,
ये अर्थवॉर्म का इन्होंने डायग्राम दिखाया है, फेरेटिमा इज अर्थवॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका माउथ है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल आ गया, ईसोफेगस आ गई। ईसोफेगस के ऊपर यहाँ पर दो गैंग्लिया पड़े होते हैं, इस तरह से दो गोल गोल से गैंग्लिया पड़े होते हैं, आपको याद रखना है, पेयर ऑफ गैंग्लिया पड़ा होता है। यही पेयर ऑफ गैंग्लिया यहाँ पर ब्रेन की तरह एक्ट करता है और इसलिए इसको सेरिब्रल गैंग्लिया भी बोलते हैं, इसलिए इसको सेरिब्रल गैंग्लिया भी बोलते हैं। तो एक पेयर ऑफ गैंग्लिया पड़ा होता है, इसी को आप सेरिब्रल गैंग्लिया भी बोलते हो। यही ब्रेन की तरह काम करता है और ये क्या करता है, ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है, ये जो ब्रेन है, दिख रहा है यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, ये जो होता है ये इस लैडर से, इस नर्व कोड से दो लेटरल, ठीक है, दो लेटरल नर्व्स के थ्रू अटैच्ड होता है। तो इस तरह से एक मेन दो गैंग्लिया का पेयर आ गया जो ब्रेन की तरह एक्ट करे, जिनको हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। ये सेरिब्रल गैंग्लिया दो लेटरल नर्व्स के थ्रू आपकी नर्व कोड जो कि डबल है, वेंट्रल है, उससे अटैच्ड होता है। ठीक है, तो एक डबल वेंट्रल नर्व कोड है और उस डबल वेंट्रल नर्व कोड से, जैसे आपका हमारे अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है और ब्रेन के बाद स्पाइनल कोड आती है, यहाँ पर भी ऐसी है, लेकिन यहाँ पर इतना डेवलप्ड ब्रेन तो नहीं है। एक पेयर ऑफ गैंग्लिया को ब्रेन कह देते हैं। वो जो होता है वो नर्व कोड, जैसे हमारे अंदर स्पाइनल कोड होती है, इनके पास नर्व कोड होती है, तो वो नर्व कोड कैसी है, वो लेडर जैसी है, तो वो डबल है, वेंट्रल है, वेंट्रल यानी आगे को मिलती है, पीछे को नहीं मिलती। जैसे हमारे अंदर जो नर्व कोड है वो थोड़ी पीछे को मिलती है, इनमें आगे को मिलती है। ठीक है, और कैसी है, डबल है, क्योंकि लेडर लाइक सिस्टम बनाती है। तो यहाँ पर जो ब्रेन होता है आपका, जो सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं, पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं, ये इस नर्व कोड से दो लेटरल नर्व्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है, लेटरल नर्व्स के थ्रू ये पेयर ऑफ गैंग्लिया इस नर्व कोड से अटैच्ड होते हैं। ये बात यहाँ लिखी है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगुलर गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, ये डायग्राम में लाया भी अगर आपको समझना है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपके नीरीज होते हैं वो डायोशियस होते हैं और अर्थवर्म। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें आपको तीन एग्जाम्पल पढ़ने हैं, नीरीज, अर्थवर्म और लीच। देखो, नीरीज, अर्थवर्म और लीच। अर्थवर्म का ही दूसरा नाम होता है फेरेटिमा। इसको आप ऐसे याद रख लो, अर्थवर्म जो होती है वो आपने कभी देखा होगा, आप किसी फार्म में जाओ या फिर किसी खेत में जाओ, अर्थवर्म ऐसी फिरती रहती है सॉइल में, इसलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये फिरती रहती है और इस तरह से सॉइल को अच्छी तरह मिक्स भी कर देती है। ऑल्सो जो इसका फीसिस होती है वो एक फर्टिलाइजर की तरह भी काम करती है, और वो क्योंकि घूम रही है, फिरती रहती है, तो वो अच्छे से मिक्स भी होता रहता है। तो ऐसे याद रखो, ये फिरती रहती है फार्म्स में, ये जो होती है खेतों में फिरती रहती है, तो फिरती से याद रखो फेरेटिमा। तो अर्थवर्म का दूसरा नाम होता है फेरेटिमा, साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा। और आपकी तीसरा आपको पढ़ना है लीच। लीच का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हिरुडिनेरिया। तो ब्लड सकिंग लीच को क्या बोलते हैं, हिरुडिनेरिया। तीन एग्जाम्पल पढ़ने हैं आपको। जो इसका नीरीज होते हैं, जो एक्वेटिक फॉर्म है, जो पानी में मिलता है, ये डायोशियस होता है। इसको आप ऐसे याद रखो, नीरीज में क्या आता है, नर। नीरीज में क्या आता है, नर। नर यानी मेल, यानी यहाँ पर मेल नाम की एक चीज होती है, मेल नाम का एक सेक्स होता है, यानी यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट है, क्योंकि अगर एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स बन रहे होते, यानी वो इंडिविजुअल ना तो मेल होता ना ही फीमेल होता, यानी अगर यहाँ पर मोनेशियस कंडीशन होती तो नर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, मेल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये इसके नाम में आ रहा है नर, यानी मेल। नर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेल, है ना, मैन। तो याद रखना, यहाँ पर मेल नाम की चीज होती है, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल आपको बॉडी देखने को मिलती है ना। आपके पास यहाँ पर एक इंडिविजुअल मेल कहलाता है और दूसरा फीमेल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही बॉडी के अंदर दोनों गैमीट्स नहीं बन रहे, यानी नीरीज जो है वो डायोशियस है, ऐसे याद रख लो। बस एक नीरीज है जो डायोशियस है, ऐसे याद रख लो। बाकी दोनों कैसे होंगे, मोनेशियस, जिनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं है। नीरीज के अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, तभी तो उसके नाम में आ रहा है नर, यानी मेल नाम की यहाँ पर चीज है। तो यानी मेल भी और फीमेल भी है ना। दो सेक्सेस सेपरेट है तो डायोशियस, है ना। अगर एक ही बॉडी में होते तो मोनेशियस, जैसे आपके अर्थवर्म और लीच। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसी होती है, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि अब एडवांस आ गया। अब यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह नहीं गई है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी जो है वो टीनोफोरा तक ही मिल रही थी, टीनोफोरा में भी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गई थी, है ना। आपकी नाइडेरियंस तक ही मिल रही थी, मुश्किल से, है ना। उसके बाद आपकी अगर उसमें मिल भी रही थी रीजनरेशन, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में अगर आपकी रीजनरेशन मिल भी रही थी प्लेनेरिया में, तो वह एक्सीडेंटली था, वो उसका नेचुरल वे नहीं है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ये अब एडवांस्ड एनिमल्स आ चुके हैं, इनमें अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं रही है। नाइडेरियंस तक ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी, अब यहाँ पर आपकी उसके बाद टीनोफोरा से आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलती है, तो इनमें भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही है। यहाँ पर देखो, दो डायग्राम एनसीईआरटी के लाया हूँ।
ठीक है। आइस्केलमिंथिस में वही डायग्राम दे रखा है मेल और फीमेल का। यहाँ पर 2 डायग्राम लाया हूँ, एक तो है नीरीज का, देखो नीरीज में यहाँ पर इस तरह से पैरापोडिया मिल रहे हैं आपको। हालांकि देखो सीटे वगैरह भी होते हैं चीज़ें, वो एनसीईआरटी कह नहीं रही है तो हम नहीं बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो ये पैरापोडिया देखो दे रखे हैं यहाँ पर, इनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, याद रखना। और ये आपकी हिरुडिनेरिया दे रखी है, ब्लड सकिंग लीच। इसको ना उससे किससे, आपका जो फेशियोला हेपेटिका है, जो लीवर फ्लूक है, उससे कंफ्यूज मत करना। तो ऐसे याद रखना, जो लीच है वो थोड़ी लंबी सी है, एल से लीच, एल से लंबी, तो लीच जो है वो थोड़ी लंबी सी है, पतली सी है, तो हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। 2 डायग्राम आपको दे रखे हैं। देखो इनमें ऑल्सो इनमें रिंग्स भी दे रखी हैं, तो रिंग्स में एनालिडा का एक डायग्राम आ गया, और एनालिडा में ऐसे कौन से आपको समझ में आ जाएगा, लीच, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एनालिडा भी खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर व्यूज़। थैंक यू।